नमस्कार दोस्तों, आज के वीकली सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पहले खबर की। तो इस वीक में जो सबसे चर्चित खबर रही उसमें सबसे पहला जो खबर है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया, पाँचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इसमें उड़ीसा राज्य को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसके बाद दूसरी खबर है, सरकार और मेटा ने ऑनलाइन घोटालों से निपटने और साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। सरकार और मेटा ने घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। उसके बाद बात करते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा कर्मयोगी सप्ताह राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया गया, जो कि 19 अक्टूबर को किया गया। इसका उद्देश्य है सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ाना। इसके बाद भारतीय रेलवे ने अग्रिम टिकट बुकिंग अवधि को 120 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दिया है। यानी कि अगर आपको यात्रा करनी है तो पहले टिकट बुकिंग जो है 120 दिनों के लिए एडवांस बुकिंग हुआ करती थी। अब उसको सरकार ने क्या किया है, रेलवे मंत्रालय ने क्या किया है कि उस समय सीमा को 60 दिन कर दिया है। यानी कि आप 60 दिन अग्रिम डेट का 60 दिनों तक का आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दरों पर दाल को बेचने के लिए भारत चना दाल की खुदरा बिक्री का दूसरा चरण जो है उसका शुभारंभ किया है। नमो भारत दिवस हाल ही में मनाया गया है नई दिल्ली में, और इसको मनाया गया है रैपिड रेल सेवा जो शुरू की गई थी 19 अक्टूबर 2023 को, उसके उसी दिवस के रूप में नमो, उसका उस ट्रेन का नाम था नमो ट्रेन, और उसी के रूप में नमो दिवस भारत दिवस मनाया गया है। भारत ने अपनी चौथी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, जिसका नाम है S4, लॉन्च किया है, जिसमें 75% जो सामग्री यूज हुआ है वो भारतीय है, पूर्णतः स्वदेशी है। कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है इसमें लैस है, जिससे देश की रक्षा क्षमता और मजबूत हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सम्मेलन 3 से 6 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें 120 सदस्यों के नेताओं के द्वारा भाग लिया जाएगा। सौर ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए एक साथ सभी नेता आएंगे। ग्लासगो को आधिकारिक तौर पर 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मेजबान शहर नामित किया गया है, जो 23 जुलाई से 2 अगस्त तक निर्धारित है। 2014 के बाद यह दूसरी बार है कि ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 2024 में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस ने की, और ये आपको रूस के कजान शहर में आयोजित किया था। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 आधिकारिक तौर पर कोलंबिया में आयोजित हुआ है। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। पहली शाखा का उद्घाटन करने वाला बैंक जो है सिंगापुर में HDFC बैंक बन गया है, जो थोक बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने के बाद इसकी अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में पहला विस्तार है। केनरा बैंक ने HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने प्रॉमिस फॉर फ्यूचर पॉलिसी को लॉन्च किया है, जो पॉलिसी धारकों के लिए जीवन सुरक्षा और बचत विकल्प दोनों एक साथ प्रदान करता है। एक नई जीवन बीमा स्कीम है ये, इसमें आपको पॉलिसी और बचत विकल्प दोनों है। मालदीव के राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत के UPI भुगतान सेवा को मालदीव में शुरू किया है। पुबुदु दसनाइके को अमेरिका में होने वाले आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए नेपाल क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। इसमें USA और स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच शामिल है। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। ऋत्विक चौधरी, बोसीपल्ली और अर्जुन खाड़े ने अलमाटी ओपन में अपना पहला ATP 250 पुरुष युगल खिताब जीत लिया है। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहला महिला T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। किसने जीता? न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में महिला रिकर्व वर्ग में भारत के लिए रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान के लखन सिंह ने पणजी में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की S400 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, और ये किसने जीता है? राजस्थान के लखन सिंह ने जीता है स्वर्ण पदक। इसके बाद हम बात करते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय मैचों से संन्यास लेने की घोषणा की है। रविचंद्रन अश्विन ने नाथन लायन को पीछे छोड़ते हुए ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। भारतीय नौसेना ने ओमान की रॉयल नेवी के साथ समुद्री युद्धाभ्यास नसीम अल बहर को संपन्न किया है, भाग लिया है उसमें। भारतीय नौसेना के नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन का तीसरा संस्करण 28-29 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसमें नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने हाल ही में शपथ लिया है। इजरायल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बन गया है। जियो पेमेंट बैंक को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया से म्यूचुअल फंड वितरण करने का लाइसेंस मिल गया है, जिससे वह म्यूचुअल फंड योजनाओं को
सीधे वितरित कर सकता है। उज्जैन की निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब निकिता पोरवाल ने जीता है, जो कि उज्जैन की है। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी 38 वर्षीय राफेल नडाल ने 2024 के अंत में पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मलागा में डेविस कप 2024 का अंतिम टूर्नामेंट खेला जाएगा। आकाश त्रिपाठी को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का प्रबंध निदेशक और राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन का सीईओ नियुक्त किया गया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में आयुर्वेद के में प्रगति और वैश्विक स्वास्थ्य कल्याण में इसकी भूमिका पर ध्यान करते हुए आरोहा 2024 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अभ्युदय जिंदल को इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एस गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगली खबर है विमानन नियामक DGCA के प्रमुख विक्रम देव दत्त को कोयला सचिव नियुक्त किया गया है। लुओंग कुओंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। इसके बाद हम बात करते हैं JP मॉर्गन चेस बैंक इंडिया ने प्रणव चावड़ा को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। JP मॉर्गन चेस बैंक ने प्रणव चावड़ा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। भारतीय मूल की पॉम कौर को HSBC की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पॉम कौर को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनको इनके पटकथा लेखन, निर्देशन और पार्श्व गायन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इस उपलब्धि से नवाजा गया है। शारदा ज्ञान पीठम के संस्थापक एवं संस्कृत विद्वान में वसंत अनंत गाडगिल का 94 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है पुणे में। IIT मद्रास दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने जा रहा है। असम के डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में एक नई आर्किड प्रजाति की खोज की गई है, जिसका नाम रखा गया है क्रेपिडियम एसामिकस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा खरीद के लिए जाइडस लाइफ साइंसेज के टाइफाइड वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, वैश्विक आयोडीन अल्पता विकार निवारण दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2024 में वैश्विक ऊर्जा रुझानों की जांच की गई है, जिसमें भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग, कोयले पर निर्भरता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य पर जोर दिया गया है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 में भारत को 165 देशों में 84वें स्थान दिया गया है, जो पिछले साल के 87वें स्थान से बेहतर है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में अपनी तरह का पहला क्लाउड चैम्बर स्थापित करेगा। हरियाणा सरकार ने क्रॉनिक किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस सुविधा की शुरुआत की है। हरियाणा सरकार दलितों के लिए उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसमें प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर विभाजन शुरू किया गया है। कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीतकर समग्र खिताब हासिल किया। दिल्ली सरकार विकलांग लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने जा रही है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान नामक पहल शुरू की गई है। यह पहल पंचायती राज मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्रामीण स्तर पे मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी प्रसारित करना, ताकि जो भी नुकसान होने वाले हैं, खेतों में जो नुकसान होने वाली है उसको न्यूनतम किया जा सके। इसके बाद हम बात करते हैं अगली खबर की, जिसमें कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अपने फैसले में रेखांकित किया कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक मुख्य विशेषता है, जिसे मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। यानी कि मूल संरचना है, बेसिक स्ट्रक्चर अगर कोई हिस्सा है तो उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है वो संविधान की विशेषता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया है। भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 द्वारा सुरक्षित की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेखांकित किया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े थे। शराब पर कर लगाने के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला किया है और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को पलट दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की बेंच में 23 अक्टूबर को 8-1 के बहुमत से फैसला सुनाया और उसमें कहा कि राज्यों को न केवल मादक पेय पदार्थों पर बल्कि औद्योगिक शराब पर भी कर लगाने का अधिकार है। यानी कि राज्य सरकार को इन्होंने कर लगाने की स्वीकृति दे दी। तो पहले से जो पेय पदार्थ थे उस पर तो राज्य सरकार कर लगाती थी, वो उनका अधिकार था, लेकिन इन्होंने कहा कि जो औद्योगिक शराब है उन पे भी ये राज्य सरकार को अधिकार है कि वो कर लगा सकती है। और इस फैसले ने सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में, जो कि 1990 में 7 जजों के फैसले को पलट दिया गया है। इसमें कहा गया था कि राज्य औद्योगिक शराब नीति पर कर नहीं लगा सकता है। तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो है 9 जजों की बेंच ने उस फैसले को पलट दिया है। कर लगाने का जो अधिकार होता है उसके लिए हमारे संविधान में
सभी सूची निर्धारित की गई है। मुख्यतः 3 सूचियाँ हैं हमारे संविधान में। एक है आपको केंद्रीय सूची, एक है आपको राज्य सूची और एक है आपको समवर्ती सूची। तो केंद्रीय सूची पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है और समवर्ती सूची पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी कानून में विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया कानून मान्य होता है। तो जो राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं उसमें प्रविष्टि 8 जो है वो राज्य को मादक या मदिरा के उत्पादन, बिक्री और परिवहन को विनियमित करने का अधिकार देता है। तो उसकी प्रविष्टि 8, एंट्री नंबर 8 जो है वो राज्य सरकार को शराब के बिक्री, परिवहन पर को विनियमित करने का अधिकार देती है। जबकि संघ सूची का सूची 1 जो है जिसमें प्रविष्टि नंबर 52 केंद्र को संसद द्वारा घोषित सार्वजनिक हित में उद्योगों को विनियमित करने का अधिकार देती है। तो उद्योग को तो विनियमित करने का अधिकार देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उद्योगों के द्वारा जो शराब बनाया जाता है उसका जो अधिकार है वो राज्य सरकार को ही होगा। चूँकि शराब जो है वो गैर पेय पदार्थ है, तो केंद्र सरकार का ये आर्गूमेंट था कि उद्योग विकास विनियमन अधिनियम 1961 के अंतर्गत, जो कि एक संसद के द्वारा पारित कानून है, केंद्र ने कहा कि उनके पास औद्योगिक शराब पर अधिकार है जिससे राज्यों को इस क्षेत्र में विनियामक शक्ति नहीं मिलती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, शराब जो है वो आपको औद्योगिक शराब भी है राज्य सरकार के अधीन, सूची नंबर 2 के प्रविष्टि 8 के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 अक्टूबर को रूस के कजान में संपन्न हुआ। शिखर सम्मेलन के अंत में जारी कजान घोषणा पत्र को इसमें शामिल किया गया। ब्रिक्स की अगर बात की जाए तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, साथ में दक्षिण अफ्रीका, ये देश आपको पहले से शामिल हैं। एक ब्राज़ील पहला, दूसरा रूस, तीसरा आपको भारत, चौथा चाइना और पांचवा आपको दक्षिण अफ्रीका। इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स ने 4 नए सदस्यों को शामिल किया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। अर्जेंटीना और सऊदी अरब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। अब बात करते हैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर की। तो भारत और पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को अपने समझौते को अगले 5 वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया है, नवीनीकृत करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समझौता 24 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था। करतारपुर साहिब कॉरिडोर के माध्यम से भारत ने से गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर नरोवल, जो कि पाकिस्तान में है, तीर्थयात्रियों तक की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को करतारपुर साहिब कॉरिडोर की शुरुआत की गई थी और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 4 किलोमीटर लंबा यह करतारपुर कॉरिडोर भारतीय तीर्थयात्रियों को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा साहिब की यात्रा के लिए वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करता है। इसके बाद बात करते हैं जैव विविधता पर सम्मेलन 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कोलंबिया के शहर कैली में आयोजित किया जाएगा, जिसका इस साल का विषय है प्रकृति के साथ शांति। तो जैव विविधता सम्मेलन का थीम है 2024 का प्रकृति के साथ शांति। भारत ने इस वर्ष जुलाई में उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन किया है, यानी कि भारत जो है हाई सी ट्रीटी को साइन करने वाला अगला देश बन गया है, जो कि जुलाई में साइन किया गया है। जालंधर की 20 वर्षीय रेचल गुप्ता प्रतिष्ठित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। तो ये थी इस हफ्ते की न्यूज़, जो भी करंट अफेयर्स थे उनका विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।